एक बार एक आदमी जंगल में खो गया। उसे पानी चाहिए था, लेकिन वह बोल नहीं सका क्योंकि उसे पानी शब्द ही नहीं आता था। वह सब कुछ देख पा रहा था, लेकिन कुछ भी कह नहीं पाया क्योंकि उसके पास नाम नहीं थे। नाम ही पहचान है और भाषा की नींव भी। इन्हीं नामों को कहते हैं संज्ञा। आज हम संज्ञा का वर्णन सीखेंगे और संज्ञा के भेदों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा का वर्णन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण राहुल, कलम, लखनऊ, ईमानदारी आदि। भाव के अंतर्गत वे वस्तुएं आती हैं जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। जैसे ईमानदारी, इसे हम छू नहीं सकते पर अनुभव कर सकते हैं। अब आइए एक प्रश्न पर विचार करें। डर शब्द एक संज्ञा क्यों है? स्पष्ट कीजिए। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण सोहन, रामचरितमानस, दिल्ली, रूस इत्यादि। ये सभी किसी एक विशेष व्यक्ति, पुस्तक या स्थान को दर्शाते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी वस्तु या प्राणी की पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण लड़का, पुस्तक, शहर, राष्ट्र आदि। ये किसी विशेष नहीं बल्कि पूरी श्रेणी को दर्शाते हैं। भाववाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी भाव, दशा या अवस्था का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण चतुराई, प्रार्थना, प्रेम, ईमानदारी आदि। चलिए अब हम समझते हैं एक प्रश्न के साथ। शहर शब्द क्यों जातिवाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा की रचना के प्रकार। भाववाचक संज्ञा को 5 प्रकार से बनाया जाता है। क्रिया से: कमाना, कमाई, खेलना, खेल, मांगना, मांग, बनाना, बनावट। जातिवाचक संज्ञा से: बच्चा, बचपन, पंडित, पांडित्य, ईमान, ईमानदारी, चिकित्सक, चिकित्सा। अव्यय से: समीप, सामीप्य, धिक, धिक्कार, निकट, निकटता, मना, मनाही। विशेषण से: परिश्रमी, परिश्रम, बेईमान, बेईमानी, आलसी, आलस्य, सुंदर, सुंदरता। सर्वनाम से: आप, आपा, अहम, अहंकार, निज, निजता, मम, ममता। अब आइए एक प्रश्न पर विचार करें। चिकित्सक शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा क्या होगी? रूपांतर और प्रयोग के विशेष नियम। भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। भाववाचक संज्ञा सामान्यतः एकवचन में प्रयोग होती है। जब इसका प्रयोग बहुवचन रूप में होता है तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। उदाहरण: सफल होने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेना पड़ता है। हमें दूसरों की बुराइयों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण: आज भी जयचंदों की कमी नहीं है। भारत में सचिन तेंदुलकरों की कमी नहीं है। विशेषण का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। विशेषण का प्रयोग कभी कभी संज्ञा की जाति को प्रकट करने के लिए किया जाता है। उदाहरण:
बड़ों को सम्मान देना चाहिए। दुष्टों की संगति से हमारा अहित ही होता है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जब किसी जाति को विशेष व्यक्ति के रूप में दर्शाया जाता है, तब जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक बन जाती है। उदाहरण, देश को समर्थ बनाने में नेहरू का योगदान अविस्मरणीय है। मोदी जी ने भारत को विश्व स्तर पर खड़ा कर दिया है। चलिए एक पल रुककर सोचते हैं। कोई वाक्य बनाएं जिसमें विशेषण जातिवाचक संज्ञा बन गया हो। आइए अब हम पूरे पाठ को संक्षेप में दोहराते हैं। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भावना के नाम को व्यक्त करता है। संज्ञा के 3 भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे होती है? क्रिया से, जातिवाचक संज्ञा से, अव्यय से, विशेषण से, सर्वनाम से। संज्ञा के विविध प्रयोग। भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। विशेषण का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। तो याद है वो व्यक्ति जो जंगल में खो गया था? अब कल्पना कीजिए, अगर उसे पानी, पेड़, दिशा या मदद जैसे शब्द मालूम होते तो क्या वह इतना असहाय रहता? नामों के बिना न सोच होती है, न संवाद। इसलिए संज्ञा केवल एक व्याकरणिक शब्द नहीं, बल्कि हर अभिव्यक्ति की पहली पहचान है। आज हमने संज्ञा को समझा। अगली बार बात करेंगे भाषा के नए रंगों की। तब तक के लिए धन्यवाद।